आगे जिस तरह से अभी मैंने कई लोगों से बात की, उसी क्रम में अभी हेमा जी हैं जो यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, तो उनसे ही बात करता हूँ। वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, जिस तरह से उन्होंने प्रवीण थापा जी का समर्थन किया है, जिस तरह से अपने गांव से एक मुखर आवाज़ उठाई है। लालडांग की जो बाजार है पूरा हमने क्षेत्र को दिखाया, पूरे यहाँ रैली को दिखाया, आपके उनके समर्थन को दिखाया, किस तरह से लोगों ने आक्रोश में उसको भी दिखाया। तो इसी आक्रोश के तहत अपने मेहमान जी से पूछना चाहेंगे कि जो लालडांग रोड के बारे में जो आपकी मांग है, प्रवीण थापा जी की मांग है, हर एक व्यक्ति की मांग है, उस बारे में आप कितना समझ रही हो और ये कब तक बन गया, आपका क्या है विचार में, कब तक बन सकती है? मैं आपको बता दूँ, देखो हम तो एक मामूली से अपने लालडांग के एक समाज के लिए है। अगर कोई मुहिम अगर कोई करता है तो हम उस संघर्ष में उनका साथ देते हैं। रही बात हमारे लालडांग जो ये चिल्लर खाड़ी रोड की है, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ इसमें सपना देख चुकी है। हमारे दादाजी लोग बोला करते थे कि रोड कब बनेगी, पापा जी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी यही बोल रहे रोड कब बनेगी। अब हमारी बारी है कि हमें क्या करना है। अब सरकार बोलती है कि इस रोड में जानवरों का खतरा है, जानवरों को उनकी हानि हो रही है, इसलिए हम इस रोड को नहीं बना सकते। मेरा सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है, पूरा उत्तराखंड फॉरेस्ट में है, पूरा उत्तराखंड फॉरेस्ट में है, तो फिर लालडांग चिल्लर खाड़ ये रोड जो है ये फॉरेस्ट में, ऐसा इसमें कौन से जंगली जानवर है कि जो यहाँ रोड नहीं बन पा रही है? अगर जंगली जानवरों के लिए अगर ये रोड नहीं बन पा रही है तो फिर ये बताइए हमारे लिए कौन सी रोड बनेगी, कहाँ से बनेगी? जहाँ तक जंगली जानवरों पेड़ों का मामला है, वहाँ पर इंजीनियर भी तो हमारे देश में जी, क्या वो एलिवेटेड रोड नहीं बन सकती? नहीं, एक बात बताइए, अगर माना यहाँ जंगली जानवर है तो जो गैंडी खत्ता से जो हाईवे बन रहा है वहाँ क्या है? वो भी तो फॉरेस्ट का है, वहाँ भी तो जंगली जानवर आ रहे हैं। या फिर आपका रायवाला जो चंडी चौक से जो रायवाला की तरफ जाता है वो भी फॉरेस्ट का है, पूरा उत्तराखंड ही फॉरेस्ट का है। तो फिर ऐसा लालडांग में क्या है कि जो लालडांग के यहाँ रोड नहीं, और एक बार यहाँ बनना शुरू हो भी गया तो फिर बीच में ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि जो सिर्फ हम लालडांग और कोटद्वार वालों को ही अपनी राजनीति का शिकार बनाए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों हो रही है राजनीति? ये हम क्या बोले, देखो सबसे बड़ा तो इसमें सरकार है। अगर आप क्या समझते हैं? मैं तो देखो ज़्यादा इतना नहीं समझती, मैं इतना समझती हूँ कि सरकार, हमारे उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो चुके हैं। हमारे हमारे उत्तराखंड के लिए जो भी जिन्होंने जो त्याग किया है कि हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमारा उत्तराखंड एक स्वतंत्र बनेगा, अपने पे एक हमारे सभी लोग अपने लिए अच्छा एक सपना देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड के लोग उसमें स्वरोजगार से जुड़ेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि उत्तराखंड में आ तो गए हम, लेकिन टैक्स अभी भी यूपी को ही जा रहा है। तो इतना बड़ा मुद्दा जो है, क्या सरकार अनदेखी क्यों कर रही है? क्या सरकार को जो टैक्स हम यूपी को दे रहे हैं, जो नहर का रास्ता है, जो गाड़ियाँ वहाँ से चलती है, यूपी को जो टैक्स जा रहा है वो आखिर उत्तराखंड में क्यों नहीं चाह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है उत्तराखंड सरकार में कि जो वो चाह रहे हैं कि हम उत्तराखंड वाले टैक्स यूपी को दें? आपको ये भी लगता है कि 8 किलोमीटर रास्ता ये करीब 800 किलोमीटर को जोड़ता है? जी। इसमें देखो, इसमें बहुत विकास, ये लालडांग का या कोटद्वार का मामला नहीं है। जी। ये पूरे उत्तराखंड से, पूरे उत्तराखंड का। इसमें देखो सबसे बड़ा विकास देखिए, अगर आप बोलते हैं कि लालडांग के रास्ते गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए, आप कहते हो लालडांग तो जंगल में है, लालडांग का कोई विकास ही नहीं हो रहा, आप विकास चाहते ही नहीं हो। अगर ये रोड यहाँ से बन जाती है, अगर आप इसको फ्लाईओवर भी बनाते हैं, यहाँ से अगर जानवरों के लिए नीचे से बना दो, गाड़ियों के लिए ऊपर फ्लाईओवर बना दो, अगर ये रोड अगर बनती भी है तो यहाँ सबसे पहले लोग स्वरोजगार शुरू करेंगे। कई होटल्स यहाँ खुलेंगे, कई ढाबा यहाँ खुलेंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिल गया। कि सबसे मेन बात है कि जब हम कभी भी हरिद्वार से कभी रात आते हैं, मैं खुद एक महिला हूँ, मैं डेली ड्यूटी करती हूँ, और जब भी मुझे कई बार रात को गैंडी खत्ता देर होती है तो मुझे स्पेशली गाड़ी बुलानी पड़ती है। मतलब हमें लालडांग जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि 4 बजे तक हमें अपने घर की तरफ निकलना ही है। तो हमारा लालडांग ये पिछड़ा हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार तो पूरी तरह से इसमें दोषी है। और मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूँगी, अगर फॉरेस्ट यहाँ है तो पूरे उत्तराखंड में क्या है? फॉरेस्ट पूरे उत्तराखंड वही हम लेके चल रहे हैं। जिस तरह से ये इतने सालों में कई धरना प्रदर्शन, कई ज्ञापन दिए गए हैं, कई चीजें हैं राजनीति के तौर पे हुए हैं, कई बार कई चीजों को देखा, लेकिन क्या अब की जो बार है, जो आप कह रहे हैं, क्या ये धरना प्रदर्शन रैली तक ही सीमित रहेगा? नहीं, इस बार प्रवीण थापा जी, हम तो इनको पहली बार इनका नाम सुना है, फेसबुक लाइव में सुना था कि ये हमारे लिए ये धरना, ये वहाँ तक ये पैदल गए हैं, तो हमने तो इनको आज भी पहली बार ही देखा है। लेकिन अगर कोई पराये आदमी हमारे लिए इतना सोच सकता है, वो हमें नहीं जानते लालडांग वालों को, और हमारे लिए इतना सोचें कि यहाँ आए हैं, तो फिर हम लोग क्यों इकट्ठा नहीं हो रहे हैं और क्यों अपनी रोड के लिए? और जब हमें साथ में मिलकर संघर्ष करना ही है तो हम अभी भी क्यों नहीं कर रहे? अभी भी जो हमारी जनता है, अभी भी यहाँ बहुत जनता है, लेकिन फिर भी वो जनता अभी उस तरफ से नहीं। अगर यहाँ पर जनता इकट्ठा हो जाएगी तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। तो इस रोड के लिए जो है इस समय राजनीति छोड़ के, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबका अपना पर्सनल है, वो कहीं भी वोट दे, वो किसी भी राजनीति को करे, किसी भी पार्टी का पदाधिकारी बने, किसी का भी कुछ करे। लेकिन रही बात इस रोड के लिए, तो इस रोड के लिए लालडांग तो बिल्कुल भी राजनीति नहीं करेगी।
हम सब एक होंगे, चाहे हम किसी भी पार्टी से है, चाहे कोई कितनी भी हमारी लड़ाई होगी, लेकिन इस रोड के लिए हम एक रहेंगे और थापा जी का हम पूरा साथ देंगे। और हमारा सहयोग तो ये रहेगा कि आप इस जो हमारी ये धरना प्रदर्शन है इसको लगातार बनाए रखें, लगातार, इसे बिल्कुल भी नहीं आपसे बुझने एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपके क्षेत्र में अनुपमा रावत जी आए, तो उनके पास उनको भी तो आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए कि कोई जरूर नहीं कि हमने ऋतु खंडूरी जी का घेराव किया, हमने वहाँ के सांसद का घेराव किया, यहाँ भी तो उसकी पहल होनी चाहिए। नहीं, देखिए सभी प्रतिनिधि को इसमें आगे आना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक का नाम, सभी प्रतिनिधि को, चाहे वो हमारे जिला पंचायत हो, चाहे हमारे प्रधान हो, चाहे हमारे बीटीसी हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे कोई भी, सभी प्रतिनिधि को इस बार सबको एक साथ ही हमारे इस मंच पे आना पड़ेगा। जब ये बड़े बड़े नेता, जब ये ऊपर जाके सब एक साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, तो फिर ये एक साथ बैठ के हमारे इस रोड में क्यों नहीं बैठ सकते? जब हम कभी भी देखते हैं तो ये हर सुख दुख में विपक्षी एक दूसरे के घर जाता है कि भाई आपको क्या हुआ क्या, तो फिर हमारे इस लालधाम की रोड में सारे नेता एक साथ क्यों नहीं है? और मैं तो सभी से करूंगी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, सभी इस रोड में हमारा साथ दे। और खासकर प्रतिनिधि, क्योंकि देखो महिला जो होती है, महिला पीछे से संघर्ष ही कर सकती है, उसमें अभी इतना बड़ी क्षमता या इतना बड़ा पैसा उसके पास नहीं है कि खुद वो धरना प्रदर्शन की सारी डेकोरेट कर सके कि जी हम इसको कर देंगे। अगर इतने होते तो फिर शायद कोई भी महिला इसको कर देती। लेकिन अभी भी अगर जो प्रतिनिधि अभी भी जो देखो, जब इतना पैसा ये खर्चा कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसा हमारे इस धरने प्रदर्शन भी अगर कर देंगे तो हम तो साथ है। और इस धरना प्रदर्शन को हम हमेशा जारी रखेंगे जब तक, और मुझे उम्मीद है कि 2027 से पहले ये रोड बननी ही चाहिए। तो वहीं 2027 को लेते हुए जो जिस तरह नारा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जी। इस रूप में आप लेकर चल रहे हो और आने वाले समय में देखा जाएगा कि आप कहाँ तक चलते हो, कहाँ तक, क्योंकि हमने 1958 से अब तक देखा है कि कई धरने हुए हैं। नहीं, देखिए ये रोड नहीं वोट नहीं का नारा भले ही है, लेकिन इसके लिए देखो अगर पूरा लालधाम, पूरा रसूलपुर अगर एक हो जाए तब जाके, अगर माना खाली मैं बोलूँ कि मैं वोट नहीं दूंगी तो मेरे खाली वोट न देने से कुछ नहीं होगा। सबको एक लालधाम, एक रसूलपुर या कोटद्वार की जनता ही इसमें नहीं, इसमें पूरा उत्तराखंड को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड का विकास का मामला है। जी। कोटद्वार एक द्वार है, यहाँ भी एक द्वार है। जब विकास के लिए हम वोट दे रहे हैं तो फिर जब विकास ही नहीं हो रहा तो हम वोट दे क्यों रहे हैं? फायदा क्या है वोट देने से? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए। तो ये थी बात लालधाम के जो व्यक्ति थे, जो समर्थन दिया परवीन थापा जी को, तो वो उनके मन में क्या है, किस रूप में है, हमने जानने का प्रयास किया। आइए जानते हैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए आगे दिए, नमस्कार।